गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज हमारी जो अगली कविता है उसका नाम है आत्मकथ्य। इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इस कविता के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, जैसा कि आपको पता है या नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि उनका जीवन बड़ा दुख में बीता था। अर्थात उनके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा आए थे और उन कष्टों को सहन करते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। कम उम्र में ही उनके पिताजी का देहांत हो जाना और फिर उनकी माताजी की मृत्यु हो जाना और अपनी उसके बाद विवाह हुआ तो कुछ समय बाद उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाना, यानी कि ये सब कुछ उनके जीवन में आते रहे दुख। और इन दुखों को सहन करते हुए उन्होंने अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं यानी कि हम लोगों को पढ़ने के लिए दी। कहने का तात्पर्य यह है कि उनका जीवन बड़ा कष्टपूर्वक रहा था। तो जैसा कि आपको पता है कि सभी उस समय के दौर के जो लेखक थे, जो कवि थे, वे अपनी आत्मकथा लिखा करते थे। हर एक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। कहने का तात्पर्य उनसे भी कहा गया कि भाई तुम भी आत्मकथा अपनी लिखो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी आत्मकथा कैसे लिखूं, मेरे जीवन में कोई सुख का क्षण, तो कोई आनंद की बात तो आई ही नहीं है, तो मैं कैसे इस आत्मकथा लिखूं, मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। तब उन दुखों को उन्होंने कविता के माध्यम से व्यतीत किया है, यहाँ पर लिखा है, प्रकट किया है। अब उन कविता के माध्यम से जो दुखों को प्रकट किया, ये कविता ही उनकी सबसे पहले हंस पत्रिका में छप गई और हंस पत्रिका में छपी तो इसको लोगों को बड़ी ये उनकी कविता को पढ़ने में बड़ा आनंद आया। आनंद का मतलब ये है कि वो खुश नहीं हुए, बल्कि उनको देखकर उनके जीवन के बारे में पता चला सच्चाई क्या है। तो ये कविता हम देख लेते हैं। यहाँ पर मधुप जो शब्द लिखा हुआ है, मधुप गुनगुनाकर कहे जाता कौन कहानी, ये है अपनी जो मधुप शब्द है। ये मधुप शब्द बेटा यहाँ पर वैसे तो इसका तात्पर्य भंवरा होता है, लेकिन ये मन के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि मन रूपी भंवरा। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरा मन रूपी भंवरा जीवन रूपी उपवन में पता नहीं कौन सी कहानी गुंजार करते हुए कह जाता है। अर्थात उसका मन रूपी भंवरा है, पता नहीं कौन सी कहानी उसके जीवन रूपी उपवन में कह जाता है, जीवन रूपी बाग में। ये जैसे भंवरा बाग में घूमता है, ऐसे ही यहाँ पर कहा गया। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कह रहा है कि मुरझा कर गिर रही पत्तियां कितनी देखो आज घनी, कि यहाँ पर कवि ने कहा है कि आज उस उपवन में अधिक पत्तियां मुरझा कर गिर रही हैं। कहने का तात्पर्य कवि के जीवन में दुख और पीड़ा रूपी पत्तियां ही दिखाई देती हैं, जो कि उसके जीवन में आई हुई हैं। आगे देखिए, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कवि कह रहे हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा, जो ये गंभीर का तात्पर्य बेटा गहरा होता है। अनंत नीलिमा यानी कि अनंत जिसका कोई अंत न हो, नीलिमा विस्तार, इस गहन घने विस्तार में अर्थात इस पृथ्वी पर असंख्य जीवन इतिहास रचे गए हैं। पता नहीं कितने जीवन इतिहास हैं इस पृथ्वी पर, और यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। और इस प्रकार वे अपने जीवन के इतिहास को बताकर लोगों के उपहास का पात्र बनते हैं, अर्थात लोग उन पर व्यंग्य करते रहते हैं। आगे देखिए, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तब भी तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपनी
दुर्बलता, जो बीती हुई कमजोरियां हैं, जो दुख हैं, उनको कह डालूं। अरे मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम उसको सुन करके सुख नहीं पाओगे, तुम्हें कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। मेरे जीवन रूपी गागर तो खाली है, तुम उसे खाली ही पाओगे। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैरा देख लेते। हाँ, इसमें नेक्स्ट देखने से पहले इसमें आपको मैं विशेष बता देता हूँ, यानी कि काव्य सौंदर्य। तो लिखोगे कि कवि की ये कविता जो है उसमें कवि ने अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त किया है, अर्थात दुख भरी कहानी सुनाने के जो योग्य है वो उसकी पीड़ा नहीं है। लाक्षणिकता का प्रयोग है और करुण रस है, प्रसाद गुण विद्यमान है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है और अनुप्रास अलंकार है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, कर कह और कौन कहानी में अनुप्रास है। रूपक भी है, मधुप गुनगुनाकर, यहाँ पर रूपक है। मधुप रूपी बमरे का गागर रीति में रूपक अलंकार है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि, कवि कह रहा है किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि ने यहाँ पर कहा है कि मेरे उस दुख को, उस जो दुख की बात है, जो पीड़ा है, उसको सुनकर तुम यह मत समझ लेना कि अपने आप को कि तुम ही उससे आनंद प्राप्त करके अपने जीवन में रस भरने वाले हो, कि तुम ही, किंतु कहीं ऐसा नहीं हो तुम ही खाली करने वाले, कि मेरे जीवन में दुखों को देने वाले, दुख का कारण तुम ही हो, और उन दुखों को मेरे जीवन में जो रस है, जो सुख है, उनको लेकर के अपने जीवन में सुख भरने वाले अपने आप को समझो, तुम ऐसा मत समझना। यह बेटा नारी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि कह रहा है कि मैं अपने जीवन की भूले और प्रवंचना, जो धोखे हैं, मैं उन्हें यह नहीं कि औरों को दिखलाना चाहता हूँ, मैं औरों को दिखलाना चाहता हूँ, और अपने जीवन से कह रहा है कि अरे सरल हृदय वालों, अरे सरल मन वालों, कि यह उपहास और निराशा जो है ना का विषय ही है कि उन पर व्यंग्य कर रहा है, कि मैं उसकी हंसी उड़वाऊं। आगे देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मैं उन उज्जवल, जो मेरे जीवन में थोड़े बहुत उज्जवल समय आए थे, जो सुख का समय आया था, मैं उसकी गाथा कैसे गाऊं, उस सुख के क्षण की गाथा कैसे गाऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जो मेरे जीवन में मेरे प्रिय के द्वारा खिलखिलाकर हंसने की जो मीठी बातें हुई थी, उन स्मृतियों की चांदनी मधुर यादों को कैसे मैं गाऊं। मिला कहाँ में सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। अर्थात मेरे जीवन में जो मेरा प्रिय है वह मुझे मिला ही नहीं, थोड़े समय के लिए आया, वह दूर चला गया। अर्थात कहने का मतलब है कि एक स्वप्न मात्र के लिए ही वह आया था और मुझसे दूर हो गया। अर्थात फिर मेरे जीवन में सुख कहाँ है, प्रसन्नता कहाँ है, मैं उन क्षणों को औरों को क्यों बताऊं। नेक्स्ट देखिए अगला। अब इसमें कवि अपने प्रिय की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि आगे कह रहा है, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में।
कवि कह रहा है अपने प्रिय की सुंदरता का वर्णन करते हुए कि उसका जो प्रिय है उसके लाल गुलाबी गालों की मतवाली सुंदर छाया अर्थात मनोहरी मस्ती भरी छाया में प्रेम भरी भोर भी अपने सुहाग की मिठास भरी मनोहरता को लेकर प्रकट होती थी और उसकी समृद्धि पाथे बनी है थके पथे की पंथा की। अब कब कहेगा कि उसकी समृद्धि याद, उसकी याद ही जो है संबल बनी है, अर्थात जो जब रास्ते में थका हुआ यात्री होता है तो उसकी याद ही केवल उसका सहारा बनी हुई है। जीवन रूपी राह पर चलते हुए यात्री की वह सहारा बनी है। जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब कवि कह रहा कि मेरे जीवन की अंतर्मन की सीवन को उधेड़ कर, अर्थात कंथा में गुदड़ी होता है, मेरे अंतर्मन की गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर तुम उस छिपे रहस्य में क्या देखना चाहते हो, अर्थात तुम उसमें कुछ नहीं देख पाओगे, वह मैंने संभाल कर रखी हुई है। नेक्स्ट देखिए अगली लाइन है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। कवि कह रहा है मेरा जीवन तो छोटा सा है और सुखों से रहित है, मैं उसमें इतनी बड़ी बड़ी कथाएं कहानियां आज किस प्रकार से तुम्हें सुनाऊं। उनमें तो कोई बड़ी कहानी ऐसी कथा सुख का क्षण कोई आया ही नहीं है। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्या यह ठीक नहीं रहेगा कि मैं दूसरों की कहानी सुनूं और खुद चुप रहूं, अर्थात अपनी सुनाने की अपेक्षा मैं खुद चुप रहूं, औरों की सुनता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अरे मेरी जो आत्मकथा है वे तो भोली भाली है और उसे तुम सुनकर भला करोगी भी क्या, अर्थात तुम उसे सुनना चाहते हो तो उसमें ऐसा कुछ क्षण आया ही नहीं है, तो भोली भाली है। अभी समय भी नहीं, वास्तव में अभी समय भी नहीं है, क्योंकि मेरी जो मौन व्यथा है, अर्थात मेरी जो पीड़ा है वह अभी थकी है, हारी है और सोई हुई है, जो मेरे मन में छिपी हुई है। अब देखिए यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य वह अपने दुखों को किसी को सुनाना नहीं चाहता है। तो कवि यहाँ पर अपनी आत्मकथा का परिचय दूसरों को नहीं देना चाहता। दूसरा खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है और इसमें लाक्षणिकता विद्यमान है और करुण रस है, अनुप्रास अलंकार, मैं मौन क्या तुम भला करोगे, मानवीकरण अलंकार है, मेरी भोली आत्मकथा थकी सोई है मौन व्यथा में, और प्रश्न अलंकार भी है बेटा, पूर्वोक्ति प्रकाश है आते आते में। तो ये आप इस कविता को याद करोगे, यानी कि इसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। अभ्यास के क्वेश्चंस इसके मैं अभी आपको अगली वीडियो में सेंड करता हूँ। ओके, थैंक यू।